दोस्तों ये कहानी है एक आतंकी और एक पुलिस वाले की। जो पुलिस एक आतंकी को पकड़ने के लिए उसी का चेहरा अपने चेहरे से बदलवा लेता है। तो आइए देखते हैं कि क्या वो पुलिस वाला उसे पकड़ पाता है या नहीं, और क्या उसे अपना चेहरा वापस मिलता है। कहानी शुरू होती है और हम एक FBI एजेंट आर्चर को देखते हैं जो अपने बेटे माइकल के साथ घोड़े वाले झूले पर झूल रहा था। पर ये मौज मस्ती ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वहीं दूर से एक खूंखार आतंकी कैस्टर जो हजारों लोगों को मौत के घाट उतार चुका था, वो आर्चर पर घात लगाए बैठा था। उसने आर्चर पर निशाना साधा और उस पर गोली चला दी। गोली सीधे जाकर आर्चर के पीठ पर लगती है, जिससे आर्चर अपने बेटे के साथ नीचे गिर जाता है और आर्चर देखता है कि गोली उसके शरीर के आर पार होकर सीधा माइकल के सिर पर लगी है। आर्चर झट से अपने बेटे को गोद में लेकर उसे दहलाने लगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और माइकल मर जाता है। वहीं कैस्टर भी हैरान था कि मैंने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। अब 6 साल बीत जाते हैं, लेकिन अब भी आर्चर के दिल में माइकल की मौत का घाव जरा भी भर नहीं पाया था और वो अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए हर पल कैस्टर को ढूंढता रहता था। उधर कैस्टर अपना एक नेता का भेष बदलकर एक दिन कन्वेंशन सेंटर में घुसकर सिंकलेयर नाम का एक खतरनाक बॉम्ब लगा देता है। उसी समय आर्चर को एक खबर मिलती है कि कैस्टर के भाई पोलेक्स ने एक प्राइवेट जेट खरीदा है। आर्चर को पता था कि पोलेक्स हमेशा कैस्टर के साथ ही सफर करता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने एक खुफिया एजेंट विंटर्स को उसी जेट में भेजने का फैसला करता है। वही पोलेक्स अपने दोस्त लियो और लार्स के साथ जेट के पास पहुंचा और थोड़ी देर बाद कैस्टर भी वहां पर आ जाता है और वो सब मिलकर जेट में बैठ जाते हैं। वह उनका वेलकम विंटर्स करती है। विंटर्स अपना काम पूरा करके तुरंत ही पुलिस को खबर दे देती है कि कैस्टर प्लेन में बैठ चुका है। कुछ ही पलों में कई पुलिस की गाड़ियां और एक हेलीकॉप्टर रनवे पर आते हैं। वही कैस्टर भी आर्चर को अपना पीछा करते हुए देख लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि तभी विंटर्स कैस्टर पर बंदूक तान देती है। लेकिन कैस्टर चालाकी से उसे पकड़कर आर्चर के सामने ले जाता है और बड़ी बेरहमी से विंटर्स को मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर आर्चर गुस्से से तिलमिला उठता है और वो हेलीकॉप्टर को कैस्टर के जेट से क्रैश करवा देता है। कैस्टर अपने पायलट को भी मार देता है और वो अपने ही जेट को एक बिल्डिंग में ठोक देता है और फिर कैस्टर पोलेक्स के साथ मिलकर पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन जल्द ही पुलिस पोलेक्स को पकड़ लेती है और उसे बंदी बना लिया जाता है। वहीं आर्चर इस मौके का फायदा उठाकर कैस्टर को एक टरबाइन में धक्का दे देता है, जिससे कैस्टर बुरी तरह जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद आर्चर अपने घर वापस आता है, मगर आर्चर की वाइफ ईव और बेटी जेनी उससे बहुत नाराज होती है, क्योंकि वो काम में उलझे रहने की वजह से अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। अगले दिन पोलेक्स का एक खास डिस्क आर्चर के हाथ लगा, जिस डिस्क में कोई कार्टून कैरेक्टर बोल रही थी कि कोई सिंक्लेयर बॉम्ब जो पूरे LA सिटी को तबाह करने वाला है। वहीं अब आर्चर को पोलेक्स से और पूछताछ करनी थी, मगर वो सिर्फ अपने भाई से ही बात करना चाहता था। फिर आर्चर की एक साथी मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पहुँचते ही आर्चर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल कैस्टर मरा नहीं था, वो कोमा में था। फिर डॉक्टर वाइस आकर आर्चर से बोलते हैं कि मेरे पास एक नया तरीका है, मैं तुम्हें प्लास्टिक सर्जरी से बिल्कुल कैस्टर जैसा बना सकता हूँ और तो और तुम्हारी आवाज को भी बदल सकता हूँ। इस तरह तुम कैस्टर बनकर पोलेक्स से बम का राज जान सकोगे। इस इलाज में सबसे अहम है कैस्टर के चेहरे का मास्क। तुम्हें ये मास्क अपने चेहरे पर लगाना होगा और हम डॉक्टर्स मिलकर इस मास्क को तुम्हारे चेहरे से जोड़ देंगे। और ये इलाज परमानेंट के लिए नहीं है, बाद में तुम्हारे चेहरे का इलाज करके तुम्हारा ओरिजिनल चेहरा वापस लगा दिया जाएगा। लेकिन आर्चर उस सर्जरी के लिए तैयार नहीं होता। फिर वो कैस्टर के गैंग के लोगों को पकड़ता है और उनसे जानकारी निकालने की कोशिश करता है, मगर उनसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती। फिर आर्चर कैस्टर की गर्लफ्रेंड साशा से भी बात करता है, पर वो भी 2 साल से कैस्टर से नहीं मिली थी। अब आर्चर के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवाय अपना रूप बदलने के, जिस वजह से वो सर्जरी के लिए राजी हो जाता है। और ये एक खुफिया मिशन था जिन्हें सिर्फ 3 लोग ही जानते थे, आर्चर, डॉक्टर वाइस और मिलर। इसके बाद डॉक्टर वाइस आर्चर के चेहरे पर कैस्टर का मास्क लगाकर सर्जरी पूरा करते हैं। कुछ दिनों बाद कैस्टर के चेहरे पर से आर्चर की पट्टियां भी हटी और वो उस शख्स में बदल जा चुका था जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। खुद को शीशे में देखकर आर्चर गुस्से से भर गया और कमरे में तोड़फोड़ मचा दी, लेकिन मिलर और डॉक्टर वाइस जैसे तैसे उसे शांत कर देते हैं। फिर इसके बाद डॉक्टर उसके गले में एक माइक्रोचिप लगा देते हैं, जिससे उसकी आवाज बिल्कुल कैस्टर जैसी लगेगी। वहीं सिर्फ 6 दिन बचे थे उस भयानक बॉम्ब के फटने में। अब आर्चर को जेल में भेज दिया जाता है, जहां उसके पास पोलेक्स से जानकारी हासिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम है, लेकिन वहां का वार्डन
उसे कैस्टर समझ लेता है और उसके पैरों में लोहे के जूते पहना देता है ताकि वो हर पल उस पर नजर रख सके। खैर, खाने के समय मौका देखकर आर्चर पोलक्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इवान नाम का एक कैदी उस पर हमला कर देता है। दरअसल कैस्टर का इवान की वाइफ और बहन दोनों के साथ ही संबंध था, इसलिए इवान उससे बदला लेना चाहता था। लड़ाई के बाद जेल गार्ड्स आकर आर्चर को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में असली कैस्टर की दिल की धड़कनें तेज होने लगी। तभी अचानक किसी चमत्कार की वजह से वो उठ खड़ा हुआ। उसे एहसास होता है कि उसके चेहरे की त्वचा कट चुकी है और उसे भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो लार्स और लियो को फोन करके मदद के लिए बुलाता है और वो जल्द वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग डॉक्टर वाइस को बंदी बनाकर कैस्टर को ले जाते हैं। इसके बाद सारा सच कैस्टर को पता चल जाता है कि कैसे आर्चर उसका बहरूपिया बनकर बाहर घूम रहा है। उधर जेल में आर्चर पोलक्स को बहला फुसलाकर उससे बॉम्ब के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेता है। अब वो अपने साथियों को खबर करने ही वाला था कि अचानक उससे मिलने असली कैस्टर आ जाता है। उसे देखकर आर्चर के होश उड़ गए, क्योंकि कैस्टर आर्चर का भेष बनाकर आया था। उसने डॉक्टर को धमकाकर आर्चर का रूप ले लिया था और अब आर्चर का प्लान पूरी तरह चौपट हो चुका था। आर्चर के इस खुफिया मिशन के बारे में सिर्फ 3 लोग ही जानते थे और अगर कैस्टर उन्हें मार डालता है तो आर्चर ये कभी साबित नहीं कर पाएगा कि वो कैस्टर नहीं बल्कि आर्चर है। लेकिन तभी कैस्टर बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मैंने उन दोनों को पहले ही मार दिया है, अब आराम से तू मेरा हैंडसम थोपड़ा लगाकर सारी उम्र घूम सकता है। ये सुनते ही गुस्से से आर्चर कैस्टर पर हमला कर देता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़कर बेड़ियों से बांध देते हैं। इसके बाद कैस्टर आर्चर के घर जाता है और उसकी वाइफ और बेटी के साथ आराम से रहने लगता है। वही जल्दी ही कैस्टर पोलक्स को भी जेल से रिहा करवा लेता है और फिर उससे अपनी असलियत बताता है कि मैं आर्चर नहीं कैस्टर हूँ। वो पोलक्स से बोलता है कि तुम बॉम्ब की सारी जानकारी पुलिस को दे दो। असल में अब कैस्टर के लिए धमाका करने से ज्यादा जरूरी ये हो गया था कि वो आर्चर की जिंदगी को बर्बाद कर सके। वो प्लान बनाता है कि वो खुद जाकर बॉम्ब का पता लगाएगा और देश का हीरो बन जाएगा। योजना के मुताबिक वो जल्दी अपना टीम लेकर कन्वेंशन सेंटर में पहुंच जाता है, लेकिन बॉम्ब को रोकने के लिए पासवर्ड की जरूरत है। काफी कोशिशों के बाद भी पासवर्ड नहीं लगा और जिससे सभी की सांसें थम जाती हैं। आखिरकार जब बॉम्ब फटने में 2 सेकंड रह जाते हैं कि तभी अचानक कैस्टर सही पासवर्ड डालकर धमाका होने से बचा लेता है। इस घटना के साथ देश भर में उसकी बहादुरी का ये हिस्सा मशहूर हो जाता है। उधर जब आर्चर को ये खबर मिलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जेल से भागने का प्लान बनाता है। फिर आर्चर इवान से बात करता है और उसे यकीन दिलाता है कि मैंने नहीं मनाया हनीमून तेरी वाइफ और बहन के साथ। वही इवान भी उसके साथ शामिल हो जाता है और फिर दोनों मिलकर सिक्योरिटी रूम में हमला कर देते हैं। तभी गार्ड्स चारों ओर से गोलीबारी करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर आर्चर सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ डालता है। उनका प्लान पूरा होने ही वाला था कि एक गार्ड इवान को गोली मार देता है, पर वहीं बाकी कैदिया गार्ड्स को घेर लेते हैं और आखिरकार आर्चर सीढ़ियों के रास्ते से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये जेल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच एक जहाज पर बनी थी। तभी एक हेलीकॉप्टर आ गया जिससे डरकर आर्चर समुद्र में कूद जाता है। जब काफी देर तक वो ऊपर नहीं आया तो पुलिस वालों को लगा कि वो मर चुका है। वही कैस्टर को इस बात की खबर मिलती है, लेकिन वो जानता था कि आर्चर जिंदा है और वो मुझ तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। उधर आर्चर जैसे तैसे बाहर निकलता है और अपनी वाइफ ईव को फोन लगाता है, लेकिन ईव उसे पहचान नहीं रही थी। आखिरकार आर्चर कैस्टर के साथ ही डिट्रिच के पास जाने का फैसला करता है, जो उसे वर्म सप्लाई करता था। डिट्रिच उसे कैस्टर समझ लेता है और फिर आर्चर उसकी पार्टी में शामिल हो जाता है। इसके बाद जब आर्चर की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि कैस्टर की गर्लफ्रेंड साशा उसे बहलाने की कोशिश कर रही है। उसे देखते ही आर्चर घबरा गया और वो उस पर बंदूक तान देता है। वो दूर से पोलक्स ये सब देख लेता है और इसकी खबर वो कैस्टर को दे देता है। फिर आर्चर को पता चलता है कि कैस्टर और साशा का एक एडम नाम का बेटा भी है, जिसे कैस्टर ने कभी अपनाया नहीं था। बच्चे को देखकर आर्चर को अपने बेटे की याद आ जाती है। जब कैस्टर को आर्चर की खबर मिली तो वो FBI की टीम भेजकर पेंट हाउस पर हमला करवा देता है। दोनों गुटों में जोरदार गोलीबारी होने लगती है। वहीं सबसे पहले आर्चर साशा और एडम को बचाता है और बच्चे को एक हेडसेट पहना देता है ताकि उसे गोलियों की आवाज सुनाई न दे सके। जिसके बाद भयंकर लड़ाई शुरू हो गई और दोनों तरफ से कई लोग मारे गए। कुछ देर बाद आर्चर साशा, एडम और डिट्रिच एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तभी कैस्टर आर्चर पर बंदूक तान देता है और अचानक साशा पर गोली चला देता है। वहीं डिट्रिच बीच में आकर साशा को बचा लेता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। मौका देखकर आर्चर कैस्टर पर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन कैस्टर किसी तरह से बचकर भाग निकलता है। अचानक आर्चर बीच में रुककर उसे वापस चेहरा बदलने का ऑफर देता है, लेकिन कैस्टर बोलता है कि तू अपनी ऐसी तैसी करा, मैं नहीं बदलूंगा चेहरा। दोनों फिर से गोलीबारी शुरू कर देते हैं कि तभी वहाँ पर FBI एजेंट लूमिस आ जाता है और वो भी आर्चर को कैस्टर समझकर उस पे हमला करने लगता है। आर्चर बचने के लिए छत पर भागता है, जहाँ आर्चर का सामना पोलक्स से होता है, लेकिन आर्चर उसे छत से नीचे गिराकर मार डालता है। अपने भाई की लाश देखकर कैस्टर फूट फूट कर रोने लगा और उसने गुस्से में आकर लूमिस को मार डाला। अगले दिन ऑफिस में डायरेक्टर कैस्टर से मिलने आता है और उसे डांटते हुए बोलता है कि कल तुम्हारी वजह से ना जाने कितने
लोगों की जान चली गई है, लेकिन अपने भाई की मौत के बाद से कैस्टर को अब किसी भी चीज की परवाह नहीं होती। कैस्टर डायरेक्टर को अपनी असलियत बताता है और फिर उसके दिल पर हमला करके उसे मार डालता है ताकि सबको ऐसा लगे कि डायरेक्टर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उधर आर्चर अपने घर में ईव से मिलने जाता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन ईव को उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए आर्चर उसे कैस्टर का ब्लड ग्रुप चेक करवाने के लिए बोलता है। फिर रात को ईव कैसे भी करके कैस्टर को पहचान लेती है और हॉस्पिटल में जाकर उसकी जांच करती है। आर्चर की बात सच निकलती है और फिर आर्चर उससे मिलने आता है। आखिरकार ईव को यकीन हो गया कि आर्चर उससे सच बोल रहा था। फिर आर्चर ईव को उनके पहले किस की कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर ईव को समझ आ जाती है कि यही मेरा हस्बैंड है। लेकिन तभी कैस्टर भी वहाँ पहुँच जाता है क्योंकि उसे ईव पर शक हो गया था। ईव कोई बहाना बना देती है और कैस्टर वहाँ से चला भी जाता है, लेकिन असल में वो जानता था कि ईव झूठ बोल रही है। फिर अगले दिन साशा और आर्चर डायरेक्टर की फ्यूनरल पर पहुंचते हैं और तभी कैस्टर ईव को बंदी बनाकर वहां से ले जाता है। उसी पल साशा भी आकर आर्चर को एक बंदूक देकर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बोलती है कि तभी अचानक वहां पर भयंकर गोलीबारी होने लगती है, जिससे कैस्टर के सारे आदमियों और साशा की भी मौत हो जाती है और आर्चर की बेटी जेमी भी आर्चर को कैस्टर समझकर उस पर गोली चला देती है। लेकिन अचानक असली कैस्टर जेमी को पकड़ लेता है और तब उसको एहसास होता है कि मैंने अपने ही डैड पर गोली चला दी थी। फिर कैस्टर वहां से फरार होकर एक कश्ती पर पहुंच गया और आर्चर भी हमेशा की तरह उसका पीछा करने लगा। उन दोनों की कश्तियां फर्राटेदार स्पीड से भाग रही थी और एंड में आर्चर कैस्टर को पकड़कर उसे मौत के घाट उतार देता है, लेकिन मरते मरते कैस्टर भी अपना चेहरा बर्बाद कर देता है ताकि आर्चर को कभी अपना चेहरा वापस ना मिले। आखिरकार ईव FBI को आर्चर की असलियत के बारे में सब कुछ बता देती है और आर्चर की लाख कोशिशों के बाद आखिरकार आर्चर को उसका चेहरा वापस मिल जाता है, जिसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है और आर्चर साशा के बेटे एडम को अपने घर ले आता है। फिर आर्चर और ईव उसे अपने बेटे की तरह पालते हैं। आखिरकार आर्चर का टूटा हुआ परिवार फिर से पूरा हो जाता है और सब साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को अभी सब्सक्राइब करें।